नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र की बुक देख रहे थे, जिसमें हमने आपका जो टॉपिक नंबर 2 था विवाह, परिवार और जाति, लैंगिक समानता, ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें आप विवाह क्या होता है, हिंदुओं में विवाह के क्या प्रचलन है, मुस्लिमों में, ईसाइयों में और जनजातियों में, यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है परिवार। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉन्ट। आप में से जितने भी लोग सोशियोलॉजी बैकग्राउंड वाले होंगे उन सभी को अगस्त कॉन्ट का नाम बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, समाजशास्त्र के जो जनक थे अगस्त कॉन्ट ने परिवार को समाज का एक आधारभूत इकाई कहा है। समाज की एक आधारभूत इकाई कहा है। ठीक है, किसने कहा है? आपसे पूछा जा सकता है ये डेफिनेशन में कि परिवार को समाज की आधारभूत इकाई किसने कहा है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए किसने कहा है, अगस्त कॉम्ट ने। ठीक है, आगे है, जैविक दृष्टि से परिवार एक वैसा समूह है जिसमें स्त्री एवं पुरुष को यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति के लिए समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। किस दृष्टि से? जैविक दृष्टि से। समाजशास्त्री दृष्टि से परिवार, देखिए ये जो इतना था ना, ये जो आपका ये है, ये स्टेटमेंट दिया, ये किस दृष्टि से है? ये जैविक दृष्टि से है। अब देखिए समाजशास्त्री दृष्टि से क्या है? समाजशास्त्री दृष्टि से परिवार स्त्री पुरुष का ऐसा समूह है जो विवाह संबंधों, रक्त संबंधों या गोद लेने की व्यवस्था से निर्मित होता है। ठीक है, यह समूह आयु, लिंग एवं अन्य संबंधों के आधार पर भूमिकाओं का निर्वहन करता है एवं एक घर या उपघर के रूप में पहचाना जाता है। किसके अनुसार? समाजशास्त्र के अनुसार, समाजशास्त्रीय दृष्टि के अनुसार। आगे देखिए, मैकाइवर एवं पेज ने इस बारे में क्या कहा है? मैकाइवर एवं पेज ने कहा है परिवार एक ऐसा समूह है जो स्त्री पुरुष के यौन संबंध पर आधारित है और यह समूह इतना सुनिश्चित और टिकाऊ होता है कि इसके माध्यम से प्रजनन क्रिया और बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था होती है। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है दो आपके थिंकर्स थे। कौन? मैकाइवर और पेज, उनकी है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आपसे जो क्वेश्चन है ना, यूपी ट्रिपल एससी का स्टाइल होता है हर एक आयोग का क्वेश्चन पूछने का, तो इनका ये है कि ये इस तरह के स्टेटमेंट बहुत देते हैं कि आपको एक डेफिनेशन दे देंगे, आपको एक कथन दे देंगे, आपसे पूछेंगे ये किसने कहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे है बर्जेस और लॉक। बर्जेस और लॉक के अनुसार परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद यानी कि दत्तक प्रथा, यानी कि कोई एक कपल है, मान लीजिए उसकी संतान नहीं है तो उसने अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है, संबंधों पर आधारित होता है। यह समूह एक गृहस्थी का निर्माण करता है जिसके अंतर्गत परिवार के सदस्यगण पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन की विभिन्न भूमिकाएं अदा करते हुए एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं और इस प्रकार के परिवार के लिए एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। किसका है ये? है परिवार के लिए। और ये कहा किसने? ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट था आपका बर्जेस और लॉक का। किसका था? बर्जेस और लॉक का। आगे देखिए, आगे है परिवार की विशेषताएं। ठीक है, अभी आपने क्या देखा? परिवार की आपने परिभाषा देखी। ठीक है, परिवार को समाज की एक आधारभूत इकाई कहा है। किसने कहा है? अगस्त कॉम्ट ने कहा है। और आगे आपको दो डेफिनेशन थी, मैकाइवर और पेज की और बर्जेस और लॉक की। आगे आप देखिए, आगे आपको परिवार की विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, कि परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं? सर्वव्यापकता यानी कि यूनिवर्सलिटी। ठीक है, देखिए जीपी मर्डॉक ने विश्व के 250 आदिम जाति समाजों में अध्ययन के आधार पर यह तर्क पेश किया कि परिवार एक विश्वव्यापी सामाजिक व्यवस्था है। देखिए जीपी मर्डॉक ने कहा था कि पूरी दुनिया में, ठीक है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, परिवारों का प्रकार और उनके रहन सहन के तरीके, उनकी परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन एक जो परिवार, एक जो व्यवस्था है, ये पूरी दुनिया में पाई जाती है। तो जो परिवार है ये एक विश्वव्यापी सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, किसने कहा है? ये कहा है जीपी मर्डॉक ने। आगे देखिए, उन्होंने बताया कि प्रत्येक समाज में परिवार के 4 बुनियादी प्रकार हैं जो समाज के अस्तित्व को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यौन व्यवहार का नियंत्रण, प्रजनन, परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहयोग और शिक्षा। इन्हीं बुनियादी प्रकारों के कारण परिवार एक विश्वव्यापी सामाजिक व्यवस्था है। ये किसका कथन है पूरा? ये है जीपी मर्डॉक का। आगे देखिए, आगे मॉर्गन ने क्या कहा है? ये एक दूसरे थिंकर है मॉर्गन ने कहा है कि परिवार अपने विकास के प्रथम स्तर रक्त विवाही परिवार की उत्पत्ति के पूर्व परिवार जैसी कोई संस्था नहीं है, अर्थात
प्राचीन काल में समाज में ऐसा भी समय था जब परिवार नामक संस्था नहीं थी और ऐसे स्तर को मॉर्गन ने स्वच्छंद यौन संबंध का स्तर माना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कैथलीन गफ। कैथलीन गफ ने केरल के नायर के अध्ययनों में स्प्रो ने इज़राइल के किबुत्स के अध्ययन में मर्डॉक के परिवार की सर्वव्यापकता संबंधी विचारों का विरोध किया है। किसने किया है, बस ये याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मर्डॉक की जो परिवार की सर्वव्यापकता का सिद्धांत है, इसका जो खंडन है वो किसने किया है, कैथलीन गफ ने। ठीक है, आइए आगे है, आगे परिवार की विशेषताओं में दूसरी विशेषता है परिवार की, क्या दूसरी विशेषता है कि सीमित आकार यानी कि लिमिटेड साइज। देखिए, परिवार बड़ा हो या छोटा, इसका आकार सीमित होता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आज आपके परिवार में 3 लोग हैं, कल 4 हो गए, परसों फिर 3 हो गए, ऐसा मतलब जन्म और मृत्यु इसका एक आधार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने अपने परिवार में किसी रैंडम को जोड़ लिया, कल किसी अलग को वो कर दिया, ऐसा नहीं होता। परिवार क्या है, एक निश्चित आकार का होता है, चाहे छोटा परिवार हो, चाहे ज्वाइंट फैमिली हो, चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो। परंपरागत भारतीय संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता था, लेकिन आधुनिक समाज में परिवार का आकार काफी छोटा होने लगा है। ठीक है, थर्ड विशेषता देखिए, तीसरी विशेषता देखिए परिवार की, भावनात्मक आधार। देखिए, भावनात्मक आधार यानी कि इमोशनल बेसिस। परिवार के सभी सदस्य भावनात्मक आधार पर एक दूसरे से बंधे रहते हैं। परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं या मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। यह आपसी प्रेम एवं सहयोग का प्रमाण है। परिवार के सभी सदस्य एक प्रकार के भावनात्मक संबंधों से बंधे, कि हम सभी लोग हैं वो सब अपने अपने परिवार का हिस्सा हैं, तो आप सभी को ये चीजें क्या हैं, इन चीजों से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, और आपको ऑलरेडी ये चीजें पता होंगी। ठीक है, थ्योरी के रूप में नहीं, लेकिन हर रोज की जीवन में आपने ये सब चीजें महसूस की होंगी, देखी होंगी। आगे देखिए, आगे है चौथी विशेषता है परिवार की, रचनात्मक प्रभाव यानी कि फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। देखिए, परिवार अपने सदस्यों से उन व्यवहारों की अपेक्षा करता है जो हम सभी को स्वीकार्य हो। परिवार अपने सदस्यों के व्यक्तित्व की नींव का निर्माण करता है। हमारे व्यवहार, मनोवृत्तियों, आदतें आदि पारिवारिक वातावरण में ही निर्मित होते हैं। आगे देखिए, आगे है चार्ल्स कूले के अनुसार, किसके अनुसार, चार्ल्स कूले के अनुसार परिवार सामाजिकरण एवं नियंत्रण का प्रमुख कारण है। परिवार क्या है, चार्ल्स कूले के अनुसार परिवार जो है वो किसका, सामाजिकरण और नियंत्रण का प्रमुख कारक है। देखिए, आपका इसमें एक टॉपिक ये भी है, क्या, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण भी आपका एक टॉपिक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में आपके परिवार भी है और सामाजिक नियंत्रण भी है। तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये डेफिनेशन किसने दी है, कौन सी डेफिनेशन, परिवार सामाजिकरण एवं नियंत्रण का प्रमुख कारक है, ये आपकी डेफिनेशन दी है चार्ल्स कूले ने। सॉरी, देखिए आगे इन्होंने कहा है, आप याद इतना ही रखिएगा मेन, ठीक है, रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो आपको याद रहना ही चाहिए। आगे है, व्यक्ति के जीवन में परिवार एक ऐसा स्थल है जहां संस्कृति का हस्तांतरण होता है। परिवार मानव जीवन की प्राथमिक पाठशाला है, जहां व्यक्ति अपने परिवार एवं समाज की संस्कृति के बारे में सीखता है। ये किसने कहा है, ये कहा है चार्ल्स कूले ने। आगे देखिए, आगे है सामान्य निवास। परिवार की पांचवी विशेषता है सामान्य निवास, यानी कि एक समान रहने का मतलब एक कॉमन रहने का घर, जहां पर सभी लोग परिवार के रहते हैं, कॉमन हैबिटेशन। परिवार के सदस्यों के लिए सामान्य निवास होता है। परिवार कहे जाने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम पति पत्नी एक साथ रहते हो, अलग अलग रहने पर उसे घर बार कहा जाएगा। ठीक है, परिवार नहीं, अस्थायी रूप से अलग रहने पर परिवार का स्वरूप बना हुआ माना जाता है। कि अस्थायी रूप से अलग रहने का मतलब है कि भाई एक कोई परिवार है, ठीक है, वो मान लीजिए दिल्ली में रह रहा है, ठीक, और उनका कोई एक बेटा बेटी जॉब करने के लिए कहीं बाहर चले गए, बॉम्बे चले गए, बैंगलोर चले गए, कहीं बाहर चले गए, तो वो स्थायी रूप से उनसे अलग नहीं हुए, वो क्या गए हैं, अपनी आजीविका के को कमाने के लिए गए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गांव में कोई रह रहा है, उसकी नौकरी शहर में लगी, तो वो स्थायी रूप से अपने परिवार से अलग नहीं हुआ है। ठीक है, वो कहीं और जाकर इसलिए रह रहा है ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो सिर्फ अलग अलग रहने से परिवार जो है वो उसका स्वरूप टूटा हुआ नहीं माना जाता है।
आगे देखिए, आगे है यौन संबंध। परिवार की विशेषता का छठवां लक्षण क्या है? मेटिंग रिलेशनशिप। परिवार के अंतर्गत कम से कम एक पुरुष और एक स्त्री के बीच यौन संबंध स्थापित होता है जो विवाह द्वारा संभव होता है। सभी परिवारों में विवाह एक संस्था के रूप में पाया जाता है। प्रजनन परिवार का एक प्रमुख सामाजिक एवं जैविक कार्य है। ठीक है, आपसे एक ये चीज भी पूछी जा सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से क्या कौन सा एक लक्षण है वो परिवार का सामाजिक और जैविक प्रकार्य है? तो जो प्रजनन है ये परिवार का एक प्रमुख सामाजिक एवं जैविक प्रकार्य है। सातवां लक्षण देखिए, सातवीं विशेषता है परिवार की क्या? सातवीं विशेषता है सामाजिक नियम, सोशल नॉर्म्स। परिवार के कुछ सामाजिक नियम होते हैं जैसे विवाह संबंधी नियम, धार्मिक नियम, खान पान संबंधी नियम इत्यादि। परिवार इन नियमों से अपने सदस्यों को परिचित कराता है एवं इन नियमों के अनुरूप आचरण नहीं करने पर उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। किसके अनुसार? सामाजिक नियमों के अनुसार। आगे देखिए, आगे है आपका जो आठवीं विशेषता है परिवार की, वो है परिवार निर्माण का आधार विवाह एवं रक्त। ये परिवार निर्माण का मुख्य आधार विवाह है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से विवाह या रक्त आधार पर जुड़े होते हैं। विलियम जे गुडे ने परिवार के संबंध में कहा है, 2 या 3 व्यक्तियों के साथ रहने मात्र से परिवार का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। देखिए, मान लीजिए आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ महीनों तक, सालों तक साथ रह सकते हैं सब लोगों के साथ हॉस्टल के, लेकिन वो आपका परिवार नहीं हो जाते। इसका ये मतलब है कि सिर्फ मात्र एक कॉमन घर में रहने या कॉमन मतलब एक ही घर में रहने मात्र से परिवार का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ये किसने कहा है? ये कहा है विलियम जे गुडे ने। आगे देखिए, हाँ, आगे देखिए, आगे है आपके परिवार के प्रकार। ठीक है, यानी कि फंक्शंस जो हैं आपके फैमिली के वो क्या है? परिवार के प्रकार, यानी कि उनके क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, क्या क्या वो किस किस तरह से अलग अलग जो आपके क्षेत्र है, जैविक क्षेत्र है, आर्थिक सेक्टर है, मनोवैज्ञानिक सेक्टर है, उसमें जो परिवार के प्रकार हैं वो क्या हैं, क्या क्या फंक्शन परिवार करता है। ठीक है, देखिए परिवार के प्रकार। देखिए, लिंडबर्ग ने परिवार के 4 प्रमुख प्रकारों की चर्चा की। किसने? लिंडबर्ग ने कितने प्रकारों की? 4 प्रमुख प्रकारों की चर्चा की है। वो 4 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है यौन व्यवहार का नियमन एवं संतानोत्पत्ति। दूसरा है बच्चों का लालन पालन एवं समाजीकरण। तीसरा है आपका सहयोग एवं श्रम विभाजन। और चौथा है कौन सा? बुनियादी सामूहिक जीवन संतुष्टि। कितने हैं ये? 4 है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है मेटा स्पेंसर ने परिवार के 4 प्रकारों की चर्चा की। मेटा स्पेंसर ने भी परिवार के कितने प्रकार बताए हैं? इन्होंने भी 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? पहला है यौन व्यवहार एवं प्रजनन प्रक्रिया का नियंत्रण। दूसरा है समाजीकरण। फिर है आपका सुरक्षा। और 4th है स्नेह। कितने हैं? ये भी है 4। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हर्टन एवं हंट। ठीक है, हर्टन एवं हंट ने परिवार के प्रमुख प्रकारों की चर्चा इस प्रकार की है। इन्होंने कई सारे बताए हैं। इन्होंने 7 परिवार के हर्टन एवं हंट है जो इन्होंने परिवार के 7 प्रमुख प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? 7 प्रमुख प्रकार है आपके यौन नियंत्रण प्रकार, सेकंड है आपका प्रजनन प्रकार, फिर है आपका समाजीकरण प्रकार, फिर है स्नेहात्मक प्रकार, उसके बाद है सामाजिक स्थिति निर्धारक संबंधी प्रकार, फिर है आपका सुरक्षात्मक प्रकार और लास्ट में आपका आर्थिक प्रकार है। ठीक है, इन्होंने कितने बताए हैं? जो आपके हर्टन एवं हंट है, इन्होंने कितने प्रकार बताए परिवार के? इन्होंने 7 प्रकार बताए। 7 प्रकार कौन कौन से हैं? 7 प्रकार आपके ये हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपके जो परिवार के प्रकार हैं, यानी कि यूनिवर्सल तौर पर जो परिवार के प्रकार देखे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप देख लीजिए। आगे देखिए, तो सबसे पहला जो परिवार का प्रकार है वो कौन सा है? जैविक प्रकार है। ठीक है, देखिए प्रजनन क्रिया परिवार का एक महत्वपूर्ण प्रकार रहा है। प्रजनन मानव समाज की निरंतरता एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही मानव समाज ने यह अनुभव किया है कि मुक्त यौनाचार एवं अव्यवस्थित प्रजनन मानव प्राणी के अस्तित्व के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आगे देखिए,
अतः यौन संबंध एवं प्रजनन क्रिया को सामाजिक नियमों में बांधकर व्यवस्थित किया गया। अगर किसी समाज में यौन आचरण में थोड़ी बहुत स्वतंत्रता भी है तो वहां मुक्त यौनाचार से उत्पन्न संतति को सामाजिक स्तर पर अवैध करार दिया जाता है। ठीक है, यानी कि फैमिली का मतलब एक जो समाज का स्ट्रक्चर है वो अराजक ना हो, उसमें अव्यवस्था ना फैले, इसलिए भी क्या है जो आपका फैमिली है उस मतलब परिवार है ये उसका मतलब एक जैविक प्रकार है क्या कि वो एक ऐसी व्यवस्था बना दे कि जिससे जनसंख्या की उत्पत्ति भी होती रहे, जिससे संतानोत्पत्ति भी होती रहे और समाज में क्या फैले जो एक मतलब समाज एक व्यवस्थित समाज रहे। ठीक है, एक जो होता है ना अव्यवस्थित समाज होता है वो ना बन पाए। आगे देखिए, आगे आर्थिक प्रकार जो परिवार है उसके आर्थिक प्रकार क्या है। परिवार के प्रमुख प्रकारों में आर्थिक प्रकार भी काफी महत्वपूर्ण है। समाज में परिवार ही आर्थिक साधनों की व्यवस्था करता है ताकि परिवार के सदस्यों का समुचित भरण पोषण हो सके। परंपरागत ग्रामीण संयुक्त परिवार व्यक्ति को जीवन पर्यंत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता रहा है, परंतु आधुनिक औद्योगिक समाजों में परिवार पर व्यक्ति की आर्थिक निर्भरता एक मायने में कुछ कम हो गई। देखिए पहले क्या होता है, पहले मतलब लोगों के पास इनसे जमीन उसमें ट्रांसफर हुई, उनसे उसमें ट्रांसफर हुई और एक मतलब रहते थे संयुक्त परिवार, बड़े बड़े परिवार रहते थे तो वो पूरी जीवन क्या करते थे एक दूसरे का भरण पोषण करते रहते थे। लेकिन अब क्या है, अब एक सर्टेन एज के बाद मतलब लोग क्या करते हैं चीजें अपनी सेपरेट करने लगते हैं और अपना अपना सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करते हैं और अब पेरेंट्स हो वो लोग भी इसी तरह की मेंटालिटी धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं। आगे देखिए, आगे तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रकार। परिवार का मनोवैज्ञानिक प्रकार देख लीजिए क्या है। मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। मनुष्य प्यार, स्नेह, सहानुभूति और भावनात्मक सुरक्षा चाहता है ताकि इसकी भावनाओं और संवेदनाओं का समुचित विकास हो सके। परिवार ही वह संस्था है जो इस मनोवैज्ञानिक प्रकार को सर्वाधिक कुशलता के साथ संपन्न करता है। पार्सन्स का विचार है कि परिवार अपने मनोरंजनात्मक कार्यों से सदस्यों के मानसिक तनाव को कम करके उनके व्यक्तित्व को संतुलित अवस्था में रखता है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा किसने कहा है, किसके अनुसार परिवार अपने मनोरंजनात्मक कार्यों से सदस्यों के मानसिक तनावों को कम करके उनके व्यवहार को संतुलित रखता है। देखिए ये आपके इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप मतलब ये जो है ये जो आपका सिलेबस है इसमें जो आपका हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है वो भी आपका मतलब एक जो इनडायरेक्ट टॉपिक होते हैं ना वो भी आपका इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जब जहां पर सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन की बात आ जाती है, ठीक है, जहां पर परामर्श की बात आ जाती है वहां पर क्या होता है, वहां पर मेंटल हेल्थ भी आपका टॉपिक हो जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। क्या ये किसने कहा था, पार्सन्स ने कहा था। आगे देखिए, आगे जो आपका चौथा प्रकार है परिवार का, चौथा प्रकार क्या बताया गया है, आपका चौथा प्रकार बताया गया है समाजीकरण संबंधी प्रकार। इसमें देखिए क्या है, इसमें है परिवार प्रत्येक बच्चे को समाज में उठने बैठने की शिक्षा देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। समाज द्वारा मान्य सामाजिक विधि विधानों की शिक्षा बच्चों को अधिकांशतः परिवार के द्वारा ही दी जाती है। व्यक्ति के समाजीकरण का एक प्रमुख कार्य परिवार करता है। परिवार अपने बच्चों को समाज में भागीदारी के लिए तैयार करता है और उन्हें संस्कृति का बोध कराता है। ठीक है, देखिए प्रकार का मतलब ये है कि जो फैमिली है वो अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या उसके काम होते हैं। ठीक है, कि उसका सोशल मतलब सामाजिक तौर पे उसका क्या काम है, आर्थिक तौर पे उसका क्या काम है, जैविक तौर पे उसका क्या काम है, सिक्योरिटी के तौर पर उसका क्या काम है। ठीक है, आगे देखिए जो नेक्स्ट आपका प्रकार है वो है परिवार सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पहचान प्रदान करता है। देखिए क्या है इसमें व्यक्ति की सामाजिक पहचान जन्म से ही उसके माता पिता की सामाजिक व्यवस्था और प्रतिष्ठा से होती है। बच्चे अपने माता पिता से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों को भी ग्रहण करते हैं, साथ ही अपने माता पिता से मूल्य, आचार विचार की प्रणालियां, यथार्थ इत्यादि चीजों को भी ग्रहण करते हैं। किससे, मतलब जो बच्चा है जिस परिवार में पैदा हो रहा है उसके परिवार के लोग जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो चीजें सिखा रहे हैं वही चीजें बच्चे के अंदर भी आती हैं। आगे देखिए, आगे जो आपका नेक्स्ट प्रकार है वो है सुरक्षात्मक प्रकार। किसका, परिवार का जो अन्य प्रकार है मतलब प्रकार है वो कौन सा है, सुरक्षात्मक प्रकार क्या है, इसमें क्या है, इसमें है परिवार अपने सदस्यों को
को जीवन के विभिन्न अवसरों पर शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था की स्थिति में परिवार अपने सदस्यों की देखभाल करता है। जो सदस्य किसी परिस्थितिवश लाचार या कमजोर हो जाते हैं, उनकी सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी परिवार की होती है। परिवार सिर्फ शारीरिक सुरक्षा ही नहीं प्रदान करता, बल्कि भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, कौन? परिवार। देखिए, एक जो आपकी सिक्योरिटी है, चाहे वो आपकी मतलब फिजिकल सिक्योरिटी हो, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, चाहे किसी बीमारी के टाइम पे आपकी सिक्योरिटी हो, ये सब कौन करता है? ये सब परिवार ही करता है। ये सुरक्षा आपको परिवार ही प्रदान करता है। आगे देखिए, आगे आपका सामाजिक नियंत्रण का प्रकार है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का प्रकार में क्या है? परिवार सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख अभिकरण एजेंट के रूप में काम करता है। परिवार अपने बच्चों को आमतौर पर वर्तमान सामाजिक संरचना एवं मूल्यों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित या बाध्य कर सकता है। ठीक है, ये क्या है? कर सकता है, बाध्य। उसके बाद क्या है? उसके बाद है चूंकि संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण सबसे पहले परिवार के माध्यम से होता है, इसलिए माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा यह सिखलाते हैं कि उसे वही कार्य व्यवहार करना चाहिए जो समाज में सर्वमान्य हो। ठीक है, बहुत कॉमन सी चीजें लिखी हुई है, इसमें खास कुछ समझाने वाला है नहीं। आगे देखिए आपके वो पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपके शॉर्ट नोट्स के मतलब रूप में दिए हुए हैं। देखिए, और इसमें से काफी सारे पॉइंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए, परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत सर्वप्रथम अमेरिकी मानवशास्त्री एच.एल. मॉर्गन ने प्रतिपादित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिए कि परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था एल.एच. मॉर्गन ने। आप सिर्फ मॉर्गन भी याद कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे मॉर्गन ने कहा है कि आरंभिक अवस्था में बहन पत्नी थी और यही समाज का नियम था। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है इतिहासकार लॉरेंस स्टोन ने परिवार के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया कि परिवार 3 चरणों से गुजरा है। पहला चरण खुला वंशावली परिवार है। दूसरा चरण कौन सा है? प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार है। और जो तीसरा चरण है वो बंद घरेलू मूल परिवार है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपसे पूछा जा सकता है किस इतिहासकार ने परिवार की उत्पत्ति के 3 चरण बताए हैं? ठीक है, यानी कि परिवार की जो उत्पत्ति है उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसके 3 चरण बताए हैं। किसने बताए हैं? आपके बताए हैं लॉरेंस स्टोन ने। ठीक है, और वो 3 चरण भी आपसे पूछा सकते हैं कि लॉरेंस स्टोन के अनुसार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परिवार की उत्पत्ति के 3 चरण कौन कौन से, जिन 3 चरणों से परिवार गुजरा है। तो पहला चरण है आपका खुला वंशावली परिवार। ठीक है, दूसरा है आपका प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार, और तीसरा परिवार है बंद घरेलू मूल परिवार। ये चीजें याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है इसी में आपके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, परीक्षा उपयोगी जो आपके तथ्य दिए हुए हैं, इसमें है गिडेंस ने बंद घरेलू मूल परिवार की मुख्य विशेषता को भावनात्मक व्यक्तिवाद कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा किसने बंद घरेलू मूल परिवार की मुख्य विशेषता को भावनात्मक व्यक्तिवाद यानी कि अफेक्टिव इंडिविजुअलिज्म कहा है? किसने कहा है? गिडेंस ने। आगे देखिए, आगे है मर्डॉक ने परिवार को 2 भागों में विभाजित किया है, स्वतंत्र मूल परिवार और मिश्रित परिवार। जो परिवार है, परिवार को 2 भागों में किसने विभाजित किया है? आपसे पूछा जाएगा मर्डॉक ने परिवार को कितने भागों में विभाजित किया है? स्वतंत्र परिवार में और स्वतंत्र मूल परिवार में और मिश्रित परिवार में। आगे देखिए, आगे आपका नाभिकीय मूल या पारिवारिक मूल यानी कि न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा सर्वप्रथम मर्डॉक ने 1949 में दी थी। सर्वप्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, क्योंकि जो नाभिकीय परिवार या मूल परिवार है ये आजकल समाज में सबसे ज्यादा प्रचलित है, इसलिए आपसे पूछा सकता है कि नाभिकीय मूल या मूल परिवार की जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी थी? मर्डॉक ने दी थी। कब दी थी? 1949 में दी थी। आगे देखिए, आगे है परिवार को W.R. वार्नर ने 2 भागों में बांटा है, प्रभव या अनुकूलन परिवार अथवा जन्मित परिवार एवं प्रजनन परिवार। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पूछा सकता है
कि परिवार के दो प्रकार, प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार। यानी एक परिवार वो जो जिसमें आप जन्म लेते हैं और एक परिवार वो जो प्रजनन के द्वारा बनता है। जैसे आप मतलब एक ही परिवार में जैसे लड़का है, ठीक है, उसके लिए उसका प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार एक ही होता है। लेकिन जो स्त्री होती है उसके लिए उसका मतलब हिंदू समाज में उसका प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार अलग अलग, क्योंकि वो जिस परिवार में जन्म लेती है, जो उसकी प्रजनन की क्रिया है वो कब होती है, जब वो शादी के बाद दूसरे घर जाकर रहने लगती है। ठीक है, एक वो परिवार जिसमें इंसान जन्म लेता है और एक वो परिवार जो वो प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान बनाता है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये कहा है वॉर्नर ने। आगे देखिए प्रभव परिवार वह है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है। बच्चों के लिए उसके माता पिता का परिवार प्रभव परिवार कहा जाएगा। ठीक है, कौन सा परिवार है? प्रभव परिवार। आपसे पूछा सकता है क्या है? वह परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है, बच्चे के लिए उसके जो माता पिता का परिवार है वो प्रभव परिवार है, और प्रजनन परिवार वह होता है जिसको वो क्या करता है? प्रजनन के द्वारा बनाता है। देखिए, इरावती कर्वे के अनुसार जितने भी लोग आप लोग समाजशास्त्र वाले होंगे उनको इरावती कर्वे का नाम बहुत अच्छे से फैमिली, किनशिप, इन चीज़ों के बारे में पता होगा। देखिए, संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही स्थान पर बना भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति से संबंधित हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी रक्त संबंध द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? इरावती कर्वे का है। आगे देखिए, आगे है आईपी देसाई ने। किसने? आईपी देसाई ने संयुक्त परिवार में पीढ़ियों की संख्या को विशेष महत्व देते हुए इस प्रकार परिभाषित किया है, उस घर को हम संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें अनेक पीढ़ियों, सामान्यतः एक से अधिक के सदस्य एक साथ रहते हैं तथा संपत्ति, आय और पारिवारिक अधिकारों व दायित्वों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये परिभाषा जो है आपकी, परिभाषा किसकी है? आईपी देसाई की परिभाषा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका, श्यामाचरण दुबे ने संयुक्त परिवार को आर्थिक इकाई कहा है। इंपॉर्टेंट है आपका, आपसे पूछ लिया जाएगा कि संयुक्त परिवार को आर्थिक इकाई किसने कहा है? तो श्यामाचरण दुबे ने संयुक्त परिवार को क्या कहा है? आर्थिक इकाई कहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या कंप्लीट हो गया? यहाँ पर आपका जो परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए थे वो कंप्लीट हो गए। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने परिवार की विशेषताएं और परिवार के प्रकार देखे थे। आगे एक छोटा सा टॉपिक और है, परिवार का उद्विकास, ये भी देख लीजिए। देखिए, परिवार का उद्विकास क्या है? देखिए, मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार, यानी कि जो परिवार है भाई, देखिए जो पहले जो समाज था वो तो बर्बर समाज था ना, वो आदिम समाज था। वहां पर जब आदिमानव के टाइम पे था तब कोई ना परिवार था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, ये एक व्यवस्था बनती चली आई है समाज में। ठीक है, तो जो मॉर्गन है आपके परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है। आपसे क्वेश्चन, पहली बात तो यही स्टेटमेंट बन सकता है क्या कि परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किसने किया है, या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के कितने स्तरों का उल्लेख किया है। तो याद रखिएगा, मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया है। किसने? मॉर्गन ने। और किसका उल्लेख किया है? परिवार के उद्विकास का। पहला देखिए, पहला है आपका समरक्त परिवार। ठीक है, देखिए, परिवार के उद्विकास का प्रथम चरण माना जाता है। इस अवस्था में यौन संबंध से स्थापित नियमों का सर्वथा अभाव था। इस स्तर में भाई बहन के बीच भी यौन संबंध होते थे। मॉर्गन ने उदाहरण के तौर पर पॉलिनीजियन समाज का विशेष रूप से उल्लेख किया है। ठीक है, आगे देखिए, जो उन्होंने सेकंड बताया है वो बताया है क्या? जो आपका दूसरा स्तर बताया वो बताया है समूह विवाह परिवार। मॉर्गन ने पुनालुअन परिवार को परिवार के उद्विकास का दूसरा चरण माना है। किसको? मॉर्गन ने पुनालुअन परिवार को परिवार के उद्विकास का दूसरा चरण माना है। इस प्रकार के परिवार में समूह विवाह, ग्रुप मैरिज का प्रचलन था। इस परिवार के सभी भाइयों के विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों के साथ होता था। ठीक है, किस चरण में? दूसरे चरण में, जिसका नाम क्या है? समूह विवाह परिवार। आगे देखिए, आगे जो मॉर्गन ने तीसरा चरण बताया है वो बताया है सिंडे स्मिरियन चरण। ठीक है, सिंडे स्मिरियन चरण
परिवार, ये कौन सा है? ये परिवार के विकास का तीसरा स्तर माना जाता है। इस परिवार के अंतर्गत एक पुरुष का विवाह एक स्त्री से होता था, लेकिन परिवार के सभी पुरुष सभी विवाहित स्त्रियों के साथ समान रूप से यौन संबंध स्थापित कर सकते थे। ये कौन सा है? ये आपका तीसरा स्तर है। आगे देखिए, आगे है उसके बाद पितृसत्तात्मक परिवार। ठीक है, पितृसत्तात्मक परिवार में क्या था? पितृसत्तात्मक परिवार में पुरुष की श्रेष्ठता होती थी, वह एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। पुरुष के अधिकार स्त्रियों की तुलना में अधिक थे, प्रत्येक कार्य पुरुषों की इच्छा से होता था। मध्य एवं दक्षिण एशिया के देशों में इस प्रकार के परिवारों की आज भी प्रधानता है। आपसे पूछा सकता है कि जो आपके पितृसत्तात्मक परिवार थे, मतलब उद्विकास के चरण के जो आपके चौथे चरण के पितृसत्तात्मक परिवार थे, वैसे परिवार आप वर्तमान समय में भी कहाँ पे दिखते हैं? तो ये मध्य एशिया, मध्य एवं दक्षिण एशिया में ये आज भी ये परिवार देखे जाते हैं। देखिए भाई, दक्षिण एशिया में हमारा भारत भी आ रहा है ना, ठीक है। तो जो हम आपने देखा होगा जो हमारी व्यवस्था है आज भी क्या है? पितृसत्तात्मक है। हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो आज भी जो घर का सबसे बड़ा मेल सदस्य होता है वही होता है। नेक्स्ट देखिए, जो लास्ट स्टेप है वो कौन सा बताया है इन्होंने, मतलब मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास का जो पांचवा स्तर, आखिरी स्तर बताया, वो बताया एक विवाही परिवार। यानी परिवार के उद्विकास का अंतिम और आधुनिक स्तर है। इसके अंतर्गत एक पुरुष किसी एक ही स्त्री से विवाह करता है। मॉर्गन ने कहा है कि समाज के विकास के साथ इस प्रकार के परिवार में भी परिवर्तन की संभावना है। एक विवाही परिवार सामाजिक उद्विकास का कोई अंतिम चरण नहीं है। देखिए इन्होंने क्या बताया कि जब से समाज उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तब से लेकर अब तक परिवार की व्यवस्था बताई है, और ये भी कहा है कि ये अंतिम चरण नहीं है। हो सकता है कि आगे चलकर ये जो एक विवाही परिवार है इसकी व्यवस्था में भी कोई चेंज आ जाए और एक अलग छठवें तरीके का जो आपका स्ट्रक्चर है वो देखने को मिले। ये किसने कहा है? मॉर्गन ने कहा है। ठीक है, इसके आगे जो आपका टॉपिक है वो है परिवार के प्रकार। ये भी आपका काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या देखा है? आज आपने देखा है आज आपने पहले परिवार देखा है, उसकी डेफिनेशंस देखी है, फिर आपने परिवार की विशेषताएं देखी जिसमें आपने 8 पॉइंट पढ़े थे। उसके बाद आपने परिवार के प्रकार देखे हैं जिसपे आपने 7 पॉइंट पढ़े। उसके बाद आपने कुछ परीक्षा प्रयोगी जो आपके तथ्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो पढ़े। उसके अलावा आपने परिवार का उद्विकास पढ़ा जिसमें आपने 5 पॉइंट पढ़े। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर एक उसका नोट्स बनाएं, लेकिन जैसे कि आपने अब मान लीजिए कि आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाने हैं इसके, तो क्या करिए, सिर्फ डालिए परिवार का उद्विकास, एक उसमें डॉट करके मॉर्गन लिख लीजिए, क्योंकि मॉर्गन ने दिया था परिवार का उद्विकास कितने चरण? 5 स्तर। उसके बाद जो सिर्फ 5 स्तर हैं, ठीक है, उनके सिर्फ नाम लिख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो आपको जब एग्जाम में आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तो आपको चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, तो अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए और नोट साथ साथ बनाते चलिए। और जो इसमें आपको इसी चैनल पर पहले यूथ कंपटीशन टाइम का जो प्रैक्टिस सेट कराया गया है वो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपके आसपास जो दुकानें हैं, जो बुक स्टॉल हैं, वहाँ पर अगर मुख्य सेविका से रिलेटेड अगर प्रैक्टिस सेट मिल रहे हो तो कोई एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उसको सेट 2 घंटे में, जैसे आपका एग्जाम होगा उसमें 2 घंटे में बैठकर प्रैक्टिस सेट को देने की कोशिश करिए। और अब देखिए कि आप कितने नंबर स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।